हम प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कर रहे थे और उसी क्रम में हम चर्चा शुरू करेंगे मुद्राओं पर। जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्राएं आर्थिक व्यवहार का एक आधार स्तंभ है और जैसे जैसे आर्थिक व्यवहार जटिल होता चला गया, मुद्राओं की आवश्यकता पड़ी। शुरुआत में मनुष्य बार्टर सिस्टम से या वस्तु विनिमय से काम चलाता था और भारतीय संदर्भ में भी ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में और कम से कम ऋग्वैदिक काल तक जो हमारे यहाँ आर्थिक व्यवहार का आधार रहा वह वस्तु विनिमय ही था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में यद्यपि वजन के तो बहुत से प्रमाण मिलते हैं, अर्थात जहाँ माप के लिए बाट वगैरह मिलते हैं, परंतु कोई मुद्रा वहाँ प्राप्त नहीं हुई है। सिंधु घाटी की मोहर जो है उनका मुद्रा के रूप में इस्तेमाल नहीं होता था, इस पर विद्वान एक मत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये माना जाता है कि जिस प्रकार मेसोपोटामिया में कतिपय वजनों के धातु टुकड़ों को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर लिया जाता था, जिसके लिए टेनेंट या शौनक शब्द वहाँ आते हैं, उस तरह के धातु के टुकड़े हो सकता है सिंधु घाटी में इस्तेमाल होते रहे हों, परंतु मुद्रा जिसके ऊपर एक कतिपय राज्य चिन्ह होते हैं, ईश्वर की या जारीकर्ता की पहचान होती है, निश्चित भार होता है और स्वर स्वीकृति होती है, ऐसी मुद्रा या सिक्के कहीं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते हैं। यही हाल कम से कम ऋग्वैदिक काल का भी है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो हमें बहुत सी ऐसी कथाएँ मिलती हैं जहाँ ये प्रतीति होती है कि गायों का वस्तु एक निश्चित मूल्य के रूप में इस्तेमाल होता था। यज्ञ के अंदर 100 गाय दान देने की बात है, या शुनशेप की कथा है जिसमें उसके पिता 100 गायों के बदले में शुनशेप को बलि के लिए सौंप देते हैं, या फिर आगे कोई जब उसको बांधने के लिए तैयार नहीं होता युग पे, तो फिर अगेन 100 गायों के बदले में स्वयं ही उसको बांधने के लिए तत्पर हो जाते हैं, या कि बलि देने के लिए जब कोई उपलब्ध नहीं होता तो स्वयं 100 गायों के बदले में उसकी बलि भी खुद देने को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह की कथाओं से ये तो कम पुष्ट होता है कि गाय जो है एक मूल्यवान वस्तु के रूप में विनियमित हुआ करती थी। परंतु उत्तर वैदिक काल तक आते आते हमें कतिपय ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि इस मुद्रा का इस्तेमाल भारत में होने लग गया था। शतमान और निष्क का हमें उल्लेख मिलता है, और शतमान जैसा आप नाम से ही विदित हो रहा है, शतमान 100 मान वाला। यह एक बात और बड़ी गौरतलब है कि मण भारतीय परंपरा में वजन की इकाई के रूप में आज भी व्यवहृत होता है। तो शतमान के अंदर जो ये प्रत्यय है मान, वो निश्चित रूप से बिगड़ के मन के रूप में हमारे सामने आज भी विद्यमान है। तो ये शतमान यदि मुद्रा रही होगी तो 100 मान वाली मुद्रा। यहाँ एक बात और गौर करने की है कि प्राचीन काल में जब मुद्राएं शुरू हुई, खासतौर से महाजनपद काल और उसके बाद निश्चित रूप से मुद्राएं स्पष्ट रूप से हमारे सामने आईं, तो उनमें वजन की इकाई के रूप में बीजों का प्रयोग होता था, और वो एक खास पेड़ का बीज जिसके को कृष्णल या गुंजका कहते थे, और आम बोलचाल की भाषा में जिसके बीज को रत्ती कहा करते थे। तो रत्ती का प्रयोग वजन की इकाई के रूप में और खासतौर से मुद्राओं की वजन की इकाई के रूप में होने लगा। जो हमें सिक्के बाद में मिले वो 32 रत्ती के मिलते हैं, अर्थात उनका वजन जो है 32 रत्ती के बीज जो लाल या काले रंग के होते थे उनके बराबर है। तो हम फिर पीछे लौटें, यदि शतमान की बात करें तो आज यह पूर्वानुमानित कर सकते हैं कि शतमान 100 रत्ती के बीजों के बराबर की का कोई धातु का टुकड़ा या मुद्रा रही होगी। जो वैज्ञानिक इतिहास है वह ये मानता है कि भारत में मुद्राओं की शुरुआत महाजनपद काल में हुई। वो शतमान या एक ऐसा ही जो संदर्भ आता है निष्क का, उसको मुद्रा के रूप में मानने को तैयार नहीं है। कुछ विद्वान जैसे जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या परमेश्वर लाल गुप्त हैं, वो जरूर ये मानते हैं कि शतमान और निष्क उत्तर वैदिक काल में कम से कम मुद्रा के रूप में व्यवहृत हो रहे थे। परंतु अधिकांश इतिहासकार और पश्चिम के विद्वान ये मानते हैं कि भारत में महाजनपद काल में मुद्राओं की शुरुआत हुई, और जो भारत की प्राचीनतम मुद्रा हैं उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, आहत मुद्राएं, पंचमार्ग कॉइन्स।
आहत मुद्रा जैसे नाम से स्पष्ट है, आहत यानी जिनको पंच करके कुछ चिन्ह बनाए गए थे उन्हें हम आहत मुद्रा कहते हैं। और मुद्रा के बारे में जैसा कि स्पष्ट है कि जब जटिल आर्थिक व्यवहार होता है या आर्थिक व्यवहार देशांतरीय हो जाता है तो मुद्रा आवश्यक हो जाती है। हम ये पाते हैं महाजनपद काल के अंदर कि व्यवसाय बढ़ रहे थे। बौद्ध ग्रंथों के अंदर तीव्र नवीकरण का भी हमें उल्लेख मिलता है। तो ये जाहिर सी बात है कि महाजनपद काल में मुद्राओं की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ी होगी। और उस जो मुद्राएं हमें शुरुआती मिलती हैं उन पे कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उन पे कतिपय ठोक करके बनाए गए चिन्ह भर हैं। ये अधिकांश मुद्राएं जिनको हम आहत मुद्रा कह रहे हैं या जिनको हम भारत की प्राचीनतम मुद्राओं के रूप में अभिहित कर रहे हैं, ये 32 रत्ती की हैं और चांदी की अथवा तांबे की से निर्मित हैं। मौर्य काल तक आते आते भी इन मुद्राओं का प्रयोग रहा। मौर्य काल जो अर्थशास्त्र में हम जिनका जिक्र सुनते हैं कार्षापण का, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कथा भी है कि 8,000 कार्षापण उसने चाणक्य ने छुपाया और उनको अंततः 80,000 कार्षापण बना लिया था। तो ये जो कार्षापण हैं ये मूलतः आहत मुद्राएं रही थी और ये आमतौर पे चांदी की थी। कई बार ये सोने की भी, ये माफ़ कीजिएगा, तांबे की भी मिलती हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में इनसे बहुत मुश्किल से कुछ सूचनाएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इन पर कुछ प्रतीक चिन्ह बने होते हैं। जो एक अनुमान हम मौर्यकालीन आहत मुद्राओं के बारे में लगा पाए हैं वो इतना सा है कि उन पे कुछ आहत मुद्राओं पे हमें मयूर के चिन्ह मिले हैं और इसलिए हमने उनको ये माना है कि ये मौर्य साम्राज्य से या मौर्य वंश से संबंधित आहत मुद्राएं रही होंगी। आहत मुद्राओं के पंचवान पॉइंट के पूर्व भाग पे आप हम जानते हैं कि जो सिक्का होते हैं उसके 2 भाग होते हैं, चित्त और पट। पूर्व भाग जिसको हम चित्त कहते हैं और वर्स कहते हैं अंग्रेजी में। इस पर आहत मुद्राओं में सूर्य, चंद्रमा, मयूर, पर्वत इत्यादि चिन्ह हैं। और जो पृष्ठभाग है जिसे हम पट कहते हैं, रिवर्स अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है, इस पे भी कतिपय छोटे छोटे चिन्ह हमें मिलते हैं। इसके तत्काल बाद हमें अलिखित ढलित मुद्राएं भी भारत से मिली हैं। वो ढली हुई हैं अर्थात सांचे बनी हुई हैं, तो आकार तो उनका सुडोल है परंतु वो भी अलिखित हैं। हालांकि जो आहत मुद्राएं हैं उनसे वो बड़ी कम संख्या में मिली हैं। आहत मुद्रा के बारे में एक चीज़ और हम यहाँ गौर कर लें कि वो ढलित नहीं है, उनको धातु को किसी चीज़ से काट करके और ठोक करके ही बनाया गया है, तो उनके आकार में भी हमें थोड़े बहुत परिवर्तन नजर आते हैं। भारतीय मुद्राओं के इतिहास के संदर्भ में यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि हम मुद्राओं के हल्के से इतिहास को देख लें, उनके ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोगिता को देखने से पूर्व। तो जो दूसरा स्तर है मुद्रा, भारतीय मुद्रा के इतिहास का, वह शुरू होता है इंडो ग्रीस के साथ। जो हिंद यूनानी थे, हम जानते हैं कि ये सिकंदर के आक्रमण के पश्चात कतिपय उसके सेनानायक भारत और जिसको हम बैक्ट्रिया या आज का ईरान बोलते हैं उसके बीच के प्रदेशों के अंदर निवास कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उन्हें वो हम इंडो ग्रीक कहते हैं। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वो पुनः भारत की ओर आने लगे थे और लंबे समय तक उन्होंने भारत में शासन भी किया बाद में मौर्यों के साम्राज्य के पतन के बाद। तो ऐसे यूनानी जो शासक हैं उनको हम इंडो ग्रीक कहते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय परंपरा को भी अपना लिया था, तो वह यूनानी नहीं रहे थे, भारतीय भी हो गए थे। इन इंडो ग्रीक्स ने भारत में सबसे पहले ऐसी मुद्राएं शुरू की जिन पर मुद्रालेख मिलता है। ये एक सामान्य ज्ञान का या आप कहें कि आज परीक्षाओं में जो छोटे प्रश्न आते हैं उसके लिए उपयोगी सूचना है कि मुद्रालेख युक्त सिक्के इंडो ग्रीक ने जारी किए। इनके अग्रभाग पर एक बड़ी जो और भी उपयोगी जानकारी यह है कि अग्रभाग पर जिसे ऑब्वर्स कहते हैं उस पर राजा का आवक्ष चित्र होता था या आवक्ष प्रतिमा होती थी और वो इतनी स्पष्ट थी कि हम इंडो ग्रीक शासकों को जिनका और कहीं उल्लेख मिला भी नहीं है सिर्फ इंडो ग्रीक मुद्राओं से पहचानते हैं। इसमें एक और रुचिकर तथ्य यह है कि
जैसे मिनेंडर और स्ट्राबो की तो बहुत सारी मुद्राएं मिली हैं। उन्होंने लंबे समय तक भारत में शासन भी किया था और उन मुद्राओं में उनको लगातार आयु की वार्धक्य के साथ दिखाया गया है। स्ट्राबो और मिनेंडर दोनों युवावस्था से वृद्धावस्था तक बदलते हुए आवक चित्रों के साथ उनकी मुद्राओं में चिन्हित किए गए हैं। तो उससे उनके राज्य में के लंबे राज्य की पता भी चलता है। और दूसरे ये बात भी गौरतलब है कि कितनी सुगठित मुद्राएं उस समय भारत में बनने लग गई थी। पश्चिम भाग में इंडो ग्रीक मुद्राओं में कि कोई धार्मिक चिन्ह है और उन धार्मिक चिन्हों में भी बहुत भारतीय परंपरा के चिन्ह बहुत सारे हैं जो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि इंडो ग्रीक शासक जो है भारतीय परंपरा को अपना चुके थे। मिनेंडर के बारे में हम सब जानते ही हैं कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। मिनेंडर के बहुत सारे मुद्राएं हमें राजस्थान से मिली हैं, खासतौर से माध्यमिका से, और जो बैराट है जो मत्स्य नगर की राजधानी थी वहाँ से उसकी 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जो तीसरा स्टेज है भारत में मुद्राओं की वह कुषाण काल में आती है और ये भी एक रोचक और परीक्षा उपयुक्त तथ्य है कि स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजवंश कुषाण। कुषाण जब शासन कर रहे थे तो वो केंद्र सेंट्रल एशिया पे भी शासन कर रहे थे। ये इतिहास मुद्राओं से इतिहास की जानकारी निकालने का एक और भी आधार है कि कुषाणों ने ही क्यों सोने के पहले सिक्के जारी किए। क्यों? क्योंकि कुषाणों का उस सिल्क रूट के ऊपर नियंत्रण था या आधिपत्य था जो चीन से यूरोप तक सिल्क को पहुंचाया करता था। उस रूट पर या उस मार्ग पर नियंत्रण के कारण कुषाण संपन्न हो गए थे और कुषाण ही पहला राजवंश साबित हुआ जिसने बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। सोने के अलावा उन्होंने तांबे के सिक्के भी जारी किए हैं। क्यों? क्योंकि सोने के सिक्कों से सारे आर्थिक व्यवहार हम नहीं कर सकते। प्रचुर मात्रा में हमें कुषाणों के तांबे के सिक्के भी मिले हैं। उस समय के जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो ये बताते हैं कि उस समय व्यवसायों की संख्या करीब 75 हो गई थी। यानी 75 तरह के व्यवसायों का जिक्र हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। या इसको प्रकारांतर से कहें तो ये पता चलता है कि कुषाण काल में आर्थिक व्यवस्था और विकसित हो चुकी थी, आर्थिक व्यवहार बढ़ चुका था, विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां चल रही थी। तो उन आर्थिक गतिविधियों को एग्जीक्यूट करने के लिए, उनका क्रियान्वयन करने के लिए बहुत बड़ी संख्या मुद्रा की आवश्यकता थी। स्वर्ण मुद्रा से वो काम नहीं चल सकता था, तो तांबे की मुद्रा भी जारी की गई। कुषाणों ने अपनी जो मुद्राएं हैं उनके पृष्ठभाग में अनेक देवी देवताओं को चिन्हित किया है। वो देवी देवता रोमन भी हैं, ग्रीक भी हैं, भारतीय भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो वो जो इतना बड़ा समूह है, धार्मिक समूह, उससे ये स्पष्ट होता है कि वो एक बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन कर रहे थे और उस क्षेत्र में विविध समुदाय के और परंपराओं के लोग निवास करते थे और इसीलिए उन्होंने उन समस्त परंपराओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनी मुद्राओं पे भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के देवी देवताओं को आश्रय दिया है।